हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड PCM में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जो कि वर्ष 2019 में आया हुआ है और ये उस वर्ष का पहला सेट है। कोड है 824 BJ। आज हम इसी सेट को सॉल्व करेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगामी वर्षों में आपको बोर्ड परीक्षा देनी है तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, इसलिए वीडियो में बने रहें और सबसे पहले कोशिश करें खुद प्रश्नों को हल करने की। यदि नहीं होता है तो आप वीडियो को आगे करके उसके सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। पहला सवाल यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है पहला और उसका पहला खंड। 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन हैं, उनमें से कौन सही होगा। सवाल नंबर 1 है और उसका पहला भी है। इस सवाल में कहा गया है कि बल्ब 200 वोल्ट और 100 वाट। कुछ बल्ब ऐसे आते हैं जिस पे लिखा रहता है कि इतने वोल्ट पर ये इतने वाट का मतलब जो शक्ति होगी उसका दिया रहता है, कुछ बल्बों पर लिखा रहता है। तो इसमें जो विभव दिया है यानी V की जो वैल्यू दी हुई है इसमें सवाल में, वो दिया हुआ है 200 वोल्ट और पावर दिया हुआ है 100 वाट। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो पावर का सूत्र होता है वो होता है V इंटू आई। एक ये सूत्र होता है, आप I को R में कन्वर्ट करेंगे तो सूत्र आपको मिलेगा V²/R और V को IR में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा I²R। तो ये सभी P के अनेकों फार्मूले यानी जो शक्ति है उसके कई सूत्र हो सकते हैं रूपांतरण के आधार पर। अब इनमें से आपको कौन सा सूत्र लेना है, सबसे पहले आपको ये निर्धारित करना होगा। तो सूत्र का निर्धारण करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किस चीज़ को कांस्टेंट इसमें रखना है। जैसे अगर ये वाला सूत्र आप इस्तेमाल करो तो इसमें आपको R कांस्टेंट मिलेगा और I परिवर्तनशील होगा, और इस सूत्र का इस्तेमाल करो तब भी आपको R कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि बल्ब है एक बार बन गया तो उसका प्रतिरोध फिक्स हो गया है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज बदलते जाएंगे, वाट बदलता जाएगा, R कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पे सवाल में दिया था कि 200 वोल्ट के बजाय 100 वोल्ट लगाना है, तो हमें वोल्टेज में वेरिएशन दे रहा है लेकिन करंट में वेरिएशन के बारे में नहीं पता है, इसलिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल यहाँ ना करके इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये बेसिक जानकारी आपको रखनी होगी, अन्यथा सवाल में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अभी सवाल में हमें V की वैल्यू दिया हुआ है, P की वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे P की वैल्यू V²/R। तो यहाँ से रेजिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो आएगा V²/P। V की वैल्यू है 200, इसका हो जाएगा वर्ग, और P की वैल्यू है 100। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो जवाब में आपको क्या मिलेगा, 200 का वर्ग मतलब 200 को 2 बार लिख लेते हैं और नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं, 2 शून्य कट जाएगा तो ये आएगा 400, यानी R की वैल्यू हो गई 400 ओम, यानी बल्ब हमारा 400 ओम का वो फिक्स है। अब अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग पावर देगा, रीजन क्योंकि R आपका फिक्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे नया जो विभव दिया हुआ है उसको आप चाहे V1 V2 के पदों में बना सकते हो। तो वो दिया हुआ है 100 वोल्ट, ये दी हुई है। तो जो नया पावर या नई शक्ति जो होगी वो निकालना है, तो सूत्र इस्तेमाल करेंगे V²/R। चाहे तो यहाँ पे आप V1 P1 ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका R आएगा, ये V1 P1 हो जाएगा। ऐसा आप कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ R में 1 2 नहीं डालेंगे हम। ये हो गया V2 और ये हो गया P2, ये हो गया V2।
तो v की वैल्यू इस बार आपको 100 रखनी है, उसका वर्ग, और r की जगह पे 400 ही लेना है। 100 का वर्ग मतलब 100 को 2 बार लिखना है और 400 से डिवाइड कर देना है। तो 2 जीरो कट जाएगा नीचे ऊपर, तो ऊपर बचेगा 100, नीचे 4 डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, यानी जो नई पावर आएगी वो आएगी 25 वाट। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अच्छा, ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप ये भी ध्यान रखो। वोल्टेज 200 से हटा के 100 पे कर दिया है, तो ऑप्शन में 50 भी दिया हुआ है। कुछ बच्चे 50 पर भी निशान लगा सकते हैं कि वोल्टेज 200 से 100 पे आया तो वाट भी 100 से 50 पे चला जाएगा। लेकिन जो इसमें संभावना, अगर आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इस सूत्र का, तो 40 भी आने की संभावना हो जाएगी। हालांकि आएगा 25 ही, लेकिन आप कैलकुलेशन रॉन्ग करेंगे, 40 भी आ सकता है। और ऑप्शन में वो भी छपा है कि आप अगर धोखा खा गए तो इसमें से आप किसी पर भी मतलब निशान लगा सकते हैं, क्योंकि सब मिलते जुलते हैं। थोड़ी थोड़ी गलती करेंगे तो हर एक जवाब में आ सकता है। तो इसका सही जवाब हुआ 25 वाट। पहला यही सवाल और बड़ा आंकिक प्रश्न। ये है पहले आने वाले जो प्रश्न होते थे उनकी स्थिति। अब दिखाते हैं हम आपको दूसरा सवाल। पहले का दूसरा खंड। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा? तो उत्तल दर्पण के सामने आप कहीं पर भी रखें, सिवाय कि अनंत के, वहाँ मत रखें। अनंत से थोड़ा आगे आए, पोल के बीच में रखें कहीं भी, तो हर बार चित्र P और F के बीच में बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, ये गारंटीड है। साथ में छोटा भी बनता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में छोटे बड़े की बात नहीं की है, तो हम केवल आभासी और सीधे तक सीमित रखते हैं बात को। अगला सवाल ये है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ 3 × 10⁸, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल कितनी होगी? इस रफ्तार में इस अपवर्तनांक से डिवाइड कर देना है आपको। तो 3 में 1.5 से भाग करेंगे 2 आएगा, और पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला सवाल है, निम्न परिपथ में A और B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है? तो चित्र में यहाँ पे तो 1 ओम बनाया, यहाँ आधा ओम, लेकिन यहाँ क्या है ये नहीं पता है कि क्या है, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी प्रतिरोध रहेगा वो प्रतिरोध इसके साथ समांतर हो जाएगा, फिर जो आएगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम में ज्वाइंट हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ छपा नहीं है, चलो हम यहाँ पे 1 ओम मान लेते हैं कि मान लो यहाँ 1 ओम हो तो क्या होगा। तो ये 1 ओम और ये 1 ओम पैरेलल हो जाएंगे, समांतर होने की वजह से जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों का आधा हो जाएगा, यानी 1/2 आएगा। उसको इसके साथ मिक्स करेंगे। यहाँ लगा के दिखा देते हैं कि अगर वैसा हो तो, हालांकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जो नंबर मिस हुआ उसकी जगह पे क्या था। तो यहाँ पे जो हमने अज्यूम कर लिया है उसके आधार पे हम आपको दिखाते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी, हमने इसको 1 ओम कहा, इसको आधा ओम, ये तो सवाल में दिया था, हमने इसको भी 1 ओम मान लिया। R1 उसको कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं, और इसको R3। तो ये 1 2 है, ये सीरीज में है, तो इनको पैरेलल, तो इनको जोड़ने का तरीका उल्टा जोड़ो। हम इसको संकेत 1 2 दे देते हैं, R1 + R2 उल्टा जोड़ा जाता है ये, तो 1/1 + 1/1 यानी 2 आएगा। तो R12 की वैल्यू बनेगी 1/2 यानी 0.5 ओम। उसके साथ R3 सीरीज में है, तो R इक्वल को आप ऐसा भी लिख सकते हो, R12 + R3, यानी R12 की वैल्यू 0.5 आई है और पहले से वो 0.5 था, तो आएगा 1 ओम। ये इसका जवाब हो जाएगा। तो अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि अगर 1 ओम होता तो 1 ओम आता। वैसे यहाँ पे क्या था इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ 1 के आधार पर हम यहाँ पे 1 पर निशान लगा देते हैं।
उसके बाद अगला सवाल है दूसरे का पहला, दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे? 2 अंक का है। तो इसकी परिभाषा ये है कि जब किसी व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर से आगे की सभी दूरियों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो हम उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ये है इसका जवाब। या ऐसा कह सकते हो कि ऐसा दोष जिसमें दृष्टिप्रास स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से अनंत के बीच ही होता है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसको दूर करने के लिए कैसा लेंस लगाना चाहिए? तो इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। ये इसका जवाब हो जाएगा। आप चाहे तो हमारा ह्यूमन आई का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पाठ का नाम है। उसके बाद दिखाते हैं आपको अगला सवाल, और इस वीडियो में हम केवल फिजिक्स के खंड को ही सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वजह है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। और इसका तीसरा खंड है, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो मैक्सिमम करंट अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें इस सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे का तीसरा सवाल है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है जिसको वोल्ट में दिया हुआ 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध को दिया है 0.5 ओम। हमें आई निकालना है। सूत्र होता है V/R। V की वैल्यू है 1.5 और R की वैल्यू है 0.5। डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 एम्पियर। इससे मैक्सिमम 3 एम्पियर हम करंट ले सकते हैं और बाकी वैल्यू इससे नीचे ही रहेगी अगर हम कोई लोड जोड़ेंगे तो ये इसका जवाब हो जाएगा। उसके बाद है तीसरे का पहला खंड, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे? तो हम उत्तल दर्पण प्रयोग करेंगे। कारण ये है कि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी? तो उत्तल दर्पण सदैव आभासी चित्र बनाता है, साथ में छोटा चित्र बनाता है। अगर आपने गौर किया होगा तो जो दर्पण होते हैं, साइड ग्लास जो होते हैं, उस पर लिखा होता है उसके बारे में और वो एक सार्थक शब्द होते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पता भी होगा कि सामने की साइड में क्या लिखा होता है। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसे कुछ शब्द आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गया तीसरे के पहले का जवाब कि पीछे के वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। वजह यह है वो हमेशा सीधा चित्र बनाता है। फिर आगे कहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी? तो प्रतिबिंब आभासी होगा, साथ में छोटा चित्र भी होगा। अब तीसरे के पहले का ऑप्शनल है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं आगे का सवाल। पहले इसे एडजस्ट किया जाए। ये हुआ। और सवाल है तीसरे के पहले का ऑप्शन। सवाल में दिया हुआ है वस्तु की लंबाई, तो उसे हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे 5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और दिया हुआ है
वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू ऋण 20 सेंटीमीटर। यू का साइन हमेशा माइनस में ही रखना है। सूत्र लगाएंगे लेंस का। लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस में 1/u। f की जगह पे 10, v के बारे में जानकारी नहीं है, u की वैल्यू ऋण 20। ये हो गया 1/v इक्वल 1/10, माइनस माइनस का चिन्ह प्लस, दूसरे साइड जाके फिर माइनस। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 माइनस 1/20 यानी 1/20, यानी v की वैल्यू आएगा प्लस में 20 सेंटीमीटर। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, मगर दूसरी तरफ। तो अभी हम इन सब का जवाब एक साथ लिख देते हैं। अब क्योंकि इसमें प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में भी पूछा था, तो उसके लिए हमें आवर्धन निकालना पड़ता है। उसको हम यम से दिखाते हैं। सूत्र होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल v/u। तो हाइट ऑफ इमेज नहीं जानते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 20 और u की वैल्यू है ऋण 20। ये कट के ऋण 1 हो गया, तो यहाँ से hi की वैल्यू मिलेगी ऋण 5 सेंटीमीटर। ऋण का मतलब चित्र उल्टा है। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा या बनता है। ये हो गया इसका जवाब। प्रतिबिंब लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बनता है, यानी जितना बड़ा वस्तु उतनी बड़ी प्रतिबिंब। या फिर आप ऐसे हेडिंग डाल के लिख सकते थे कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा आकार में बराबर, स्थिति लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस टाइप से भी इसका जवाब लिखा जा सकता है। तो ये हुआ तीसरे के पहले के ऑप्शनल पार्ट का जवाब। उसके बाद देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। अब ये है तीसरे का दूसरा, ओम का नियम बताइए। वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं, ये है। और ओम का नियम तो हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। ये 2023 के सेट में भी मिलेगा, 22 के सेट में भी मिलेगा, 20 के सेट में भी मिलेगा, और साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें भी हमने इसका डिटेल्ड वीडियो बनाया। तो ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे छोड़ के रखा है। और अगला सवाल है तीसरे के दूसरे का ऑप्शनल, लेंस की क्षमता से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर यह है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। आप सीधा सीधा याद रखें, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। ये बात भी आप कह सकते हो। लेंस पर आपतित प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। या आप कह सकते हो कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। दोनों बिल्कुल सही हैं। फिर उसमें एक न्यूमेरिकल भी है। यदि किसी लेंस की क्षमता ऋण 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी और प्रकृति कैसी होगी, इसको लगा देते हैं। सवाल में दिया है ऋण 2 डायोप्टर क्षमता है।
ये तीसरे के दूसरे का ऑप्शनल है। क्षमता P की वैल्यू है -2 डायोप्टर। तो जो F होता है वो पावर का उल्टा होता है, तो हो जाएगा -1/2। जवाब में आएगा यहाँ पे -0.5 मीटर या -50 सेंटीमीटर। ऋण है इसलिए ये अवतल है, तो लिखेंगे इसलिए लेंस 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस है। ऐसा भी लिख सकते हैं कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी लेंस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। यानी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर रहेगी और नेचर में वो अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। उसके बाद एक और सवाल, वो है चौथा। सवाल क्या है पहले देखते हैं। सवाल है, आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब एवं एक वाटर पंप का मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बताइए। फ्यूज की जगह MCB यानी माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगाने से क्या लाभ है। तो बस इस सवाल में दिया है कि घर में एक पंखा लगाना है, 3 बल्ब लगाना है और एक वाटर पंप लगाना है। उसका उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए एक परिपथ आरेख बताओ। फ्यूज की जगह MCB लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो हम यहाँ पे एक जनरल फिगर दिखा देते हैं। जो हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे आप उसको वायर समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम 2 समांतर रेखाएं खींचेंगे, क्योंकि जो बल्ब है और जो पंखा है ये सभी सिंगल फेस पर काम करते हैं, AC पावर पर। तो हम यहाँ पे 2 वायर खींच दिए हैं और इसके अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई ये वाले वायर के अंदर, और इसी में से हमें सब कुछ जलाना है क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल कनेक्शन होता है। तो ये जो मेन पावर सप्लाई है इसमें कहा है आपको एक फ्यूज दिखाना है, तो हम यहाँ शुरू में ही फ्यूज दिखा देते हैं। ये हो गया फ्यूज और ये इस पे लिख देते हैं कि ये फेज सप्लाई है और ये न्यूट्रल है। ये हो गया और इसी में से हम कनेक्ट कर देते हैं एक बल्ब को। तो जब वायर को जंप कराया जाए तो ऐसे आप निशान लगा दो। ये हो गया और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया है। फिर उसके ये एक पंखा और 3 बल्ब दिखाना, तो 3 के तीनों इसके साथ पैरेलल कनेक्ट होंगे। ये एक लाइन वहाँ नहीं रहेगी, यहाँ से रहेगा। ये हो गया बल्ब, फिर से एक तीसरा बल्ब, एक पंखा। वो पंखा भी इसमें पैरेलल ही कनेक्ट होगा। जितने भी उपकरण कनेक्ट होते हैं वो सीरीज में कभी भी नहीं जोड़े जाते, ये बात आप ध्यान रखो। यहाँ पे एक पंखा कनेक्ट कर दिया हमने, इसे रैंडम फिगर बना देते हैं। ये हो गया पंखा। एक वाटर पंप जोड़ना है तो उसको भी इसके साथ जोड़ेंगे हम पैरेलल में ही। वाटर पंप, यहाँ जरूर नहीं कि यहाँ पे आपको पंप बनाना है, बस ऐसे दिखा देना है। तो ये हो गया एक साधारण सा सर्किट डायग्राम जो कि बिल्कुल पैरेलल है। सवाल में कहा फ्यूज की जगह MCB लगाने के फ़ायदे बताओ। तो फ्यूज का नुकसान ये है कि जब यहाँ पे कोई भी उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी जब इसमें काफ़ी मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है या परिपथ में लघुपतन हो जाता है, या कह सकते हैं कि जब इसमें उच्च धारा प्रवाहित होने लगती है परिपथ में किसी कारण से भी, तो जो फ्यूज तार है वो पिघल के टूट जाता है और दोबारा परिपथ अपने आप चालू नहीं होता है। दोबारा हमें चालू करने के लिए फ्यूज वायर को हमें फिर से जोड़ना पड़ता है और उसके बाद ये परिपथ फिर से कंप्लीट होता है, जो कि एक कह सकते हैं कि जोखिम भरा काम है। फ्यूज को निकालना, दोबारा उसको रिप्लेस करना,
ये कठिन काम है और इसमें क्षति होने का जो अवसर है वो बना रहता है। जबकि इसकी जगह पे एमसीबी क्या है, एमसीबी ऑटोमेटिक ये काम करती है जो एमसीबी होती है, और ये काफ़ी कम समय में ही सर्किट को ब्रेक कर देती है। जैसे 1 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड या 3 मिलीसेकंड जैसा एमसीबी होता है, उसके आधार पर जैसी उसकी रेटिंग होती है उसके आधार पर एमसीबी काम करती है। तो ये थोड़े से ही टाइम में ट्रिप कर जाती है और आगे बड़े दुर्घटनाओं से हमें बचा देती है। तो अगर हम सिंपल डिफरेंस कहें तो ये है कि फ्यूज का वायर पिघल जाने के बाद दोबारा उसे लगाना एक नुकसानदायक हो सकता है। ये शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों क्षति पैदा कर सकता है। जबकि उसकी जगह पे अगर हम एमसीबी यूज करते हैं तो एमसीबी माइक्रो सेकंड में ही सर्किट को अलग कर देता है, यानी परिपथ को अलग कर देता है, और जिसकी वजह से दुर्घटना होने से बच जाते हैं। तो ये है इस सवाल का जवाब। और आगे का जो सवाल है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, जो कि प्रश्नावली इस वर्ष यानी 2024 के लिए चैप्टर से हटा दी गई है, पूरी की पूरी सिलेबस से ही निकाली गई है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कोई भी सवाल यानी जनरेटर और मोटर, इन सब चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए या अन्य माध्यम से संपर्क करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।